हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। इलेक्शन का तो प्रोसेस मुकम्मल हो गया, लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो गाहे बगाहे दोहराई जा रही हैं और दोहराई जाती रहेंगी। उसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान जो अभी तक खड़ा हुआ है और जिस पे लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बात हो रही है, ले दे हो रही है, वो है डिस्क्रिपेंसी फॉर्म 45 और 47 की। इलेक्शन कमीशन ने 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं पंजाब में, और बाकी मुल्क में जो भी शिकायत है वो अलहदा है। एक ये जब इतनी शिकायत हैं, ये कितनी देर में हल हो जाएंगी, ये एड्रेस हो जाएंगी? ये तो सैकड़ों शिकायतें हैं आपके पास। जनाब, ये बहुत ही इसमें बड़ा गंभीर भी है, बड़ी पूरी सरारियत भी है। और इसमें लिहाज से ये हुआ है कि इस दफा पहला इलेक्शन ऐसा हुआ है जो बड़ी हैरानकुन हमें नजर आ रहा है कि तकरीबन 10-12 लाख का इलेक्शन का स्टाफ था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के थे। उनकी तरफ से अब किसी ने इतराज नहीं किया। जब भी इलेक्शन हमारे यहाँ होते रहे हैं, हमेशा प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को तनकीद का निशाना बनाया गया, जी टैंपरिंग हो गई, गड़बड़ हो गई। इस दफा प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने सबको फारा 45 दे दिया। अच्छा, बाकी इलेक्शनों में कभी फारा 45 नहीं देते थे, शिकायत होती थी जी हमें पुलिस ने या खास इदारों ने बाहर निकाल दिया पोलिंग स्टेशन से। अब की ये शिकायत नहीं आई। ये बहुत हैरानकुन बात है। ये अब की जो शिकायत का जो पलड़ा झुका है, वो झुका है रिटर्निंग ऑफिसरों पर। रिटर्निंग ऑफिसरान को जब ये फारा 45 दिया जाता है, तो फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर एक फार्म 47 पर अपना गैर हतमी नतीजा तैयार करता है। तो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, ये थे जुडिशरी से, ये बड़े लाडले होते हैं ये लोग। इनमें कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं होता इनके अंदर। वो अपने आप को समझते हैं जैसे हम पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान करने के लिए आए हैं। तो उनकी इतनी कोई नाजुक तबीयत होती है उनकी, मैं बताऊं उनको इतनी नाजुक तबीयत होती है। तो ग्रेड 18 के मामूली अफसर होते हैं, लेकिन मोबाइल तक पकड़ना गवारा नहीं करते। अपना मोबाइल भी दे देते हैं अपनी पीए को। अब जो फार्म 47 भरने का वक्त आया, ये मैंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बकायदा एक मैंने भेजा रेफरेंस के, जनाब ये तो आपकी सारी 50 अरब रुपया जो था आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया इन रिटर्निंग ऑफिसरान ने। इन रिटर्निंग ऑफिसरान ने फार्म 47 अपने हाथ से नहीं भरा, उन्होंने दे दिया क्लर्कों के वाले। अब क्लर्कों की मर्जी है, और फार्म 45 देख के अप्रोच भी हो गया होगा, लोग पहुंच भी गए होंगे। और फार्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर फार्म भरा ही नहीं। वो तो रिटर्निंग ऑफिसर तो अपनी तौहीन समझते हैं कि हम अपने हाथ से लिखें। ये सबसे बड़ी गलती हुई है, सबसे बड़ी, मैंने कहा ये सबसे बड़ी इन्होंने अपनी कोताही बरती है। इन्होंने इन्होंने सब गड़बड़ इन्होंने की है। आम तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पर हमेशा तकलीफ होती थी, इन्होंने गड़बड़ कर दी, टेम्परिंग कर दी, और बैग जो थे वो लेकर चले गए, रास्ते में टेम्परिंग कर दी। अब वो नहीं हुआ। उन्होंने सारे अपने फार्म 45 मीडिया को, पोलिंग एजेंट्स को, कैंडिडेट्स को, और बाहर दीवार पर भी लगा दिया सारा रिजल्ट। ये कोई बात एक बात बताइए कि ये जो रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक एक ब्लैकआउट हुआ और एक मिस्ट्री और सस्पेंस क्रिएट हुआ, उससे ये कितनी देर में ये अमल मुकम्मल हो जाता है या हो गया था इस दफा? ये जो 45 सारे फॉर्म 45 इकट्ठे करके उनको उनकी टेबुलेशन करके, यानी उनकी जमा करके कितने कितने वोट हैं किसके, उसको 47 में लिखने का, यानी 45 से 47 तक जाते जाते कितना वक्त चाहिए होता है? 45 जो फार्म है 45, ये है बेसिक डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और इसकी ही बेस पर आपका गैर हतमी और हतमी रिजल्ट तैयार होता है। बैलेट पेपर नहीं खोले जाते हैं, इसी को सामने रखा जाता है फार्म 45, और उसको पोस्टिंग करते हैं फार्म 47 में। तो वहां उन्होंने पोस्टिंग के टाइम उन्होंने लापरवाही दिखाई, और प्रेशर बहुत ज्यादा था। जाहिर है कि एक जो होता है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो 350 के लगभग प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, 350 ही फार्म 45 होता है।
तो वो उसने अपने रिटर्निंग ऑफिसर ने यहाँ बाद रिटर्निंग ऑफिसरों ने इस पे बेपनाह लापरवाही दिखाई, जिसकी बना जब मुमकिन है आपने किसी इंडिविजुअल तरीके से अपनी गड़बड़ भी की होगी, ऐसी क्या हमने कौन सी उनको सफाई देनी है उनके बारे में। लेकिन एक बड़ी बात, सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि जब जुडिशरी के ऑफिसरान पहले हमेशा प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते थे तनकीद का निशाना, और जुडिशरी की जो तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आती थी कि जी जनाब फारा 47 में गड़बड़ कर दी या क्या हो गया। वो कहते जी फारा 45 में गड़बड़ कर दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। ये तो रिवर्स हो गया मामला। अब जुडिशरी से तो आए नहीं। अच्छा, अब जुडिशरी से लाना जो था, ये भी एक बड़ा एक मामला, बहुत सोच समझ का मसला ये है कि जब लाहौर हाई इलेक्शन कमीशन ने 6 खत लिखे तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें जुडिशरी से ऑफिसर दे दें। हमेशा वो रिवायत देते थे जुडिशरी होते थे इलेक्शन। तो इस दफा जुडिशरी ने अपने ऑफिसर जो थे जुडिशियल ऑफिसर नहीं दिए। वो खत मेरे पास मौजूद हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा और जो उन्होंने जवाब दिया रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की तरफ से कि जनाब हमारे पास वेरी सॉरी, हम बड़े रंजीदा हैं, हम आपको नहीं दे सकते। लफ्ज लिखा रंजीदा, हमें बड़ा महसूस हो रहा है। अच्छा, वो नहीं दिए। माशाल्लाह। हर बात ये थी क्यों नहीं दिए भाई उन्होंने क्या, और इलेक्शन में ये भी लिखा कि सिर्फ 15 दिन की बात है, हम 15 दिन के बाद इनको फार कर देंगे, लेकर नहीं दिए। जब एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने हुक्म जारी कर दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर हाई कोर्ट से होंगे, हुक्म जारी कर दिया, उसके बहुत से एक हाई पावर का एक बेंच भी मुकम्मल दे दिया चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट की सरबराही में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एकदम इमीडिएटली फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर वो जनाब उन्होंने आज खुद नोटिस लेकर उन्होंने कहा नहीं, हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं और जुडिशरी के नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के ही आएंगे। सुओ मोटो तो सिंगल जज का इख्तियार खत्म हो गया, तो आज खुद नोटिस कैसे हुआ? 3 जजेस ने ये डिसाइड किया। जनाब देखो तो ये तो सारा ये तो रिपोर्टेड केसेस है ना, ये तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला वो उन्होंने मुस्तरद किया। बड़ी अहम बात है ये तो हमारे सारे चैनल वाले जो होता है ना, वो तो ऊपर से हवा से गुजर जाते हैं, गहराई में क्यों नहीं जाते वो लोग, क्यों डेप्थ में क्यों नहीं जाते? हमारे सियासतदान में डेप्थ में नहीं जाते, डरते हैं ना कि पौन लड़ते हैं इनके बात करते हुए। जब लाहौर हाई कोर्ट जज ने फैसला किया, लाहौर हाई कोर्ट जज ने फैसला कर दिया कि जनाब जुडिशियल ऑफिसर आएंगे और उसे बेंच बैठा दिया उसने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में। तो वो बेंच बैठना था मंडे को, और सैटरडे को जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट कर दिया। उनके बराबर का जज लाहौर हाई कोर्ट का ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, उसकी सरबराही का बेंच मनसूख कर दिया गया। नतीजा क्या निकाल रहे हैं? ये कोई बात ही नहीं करता। हमें तो बड़ी हैरानी की बात होती है कि किसी सियासतदान ने ये बात ही पूछी कि जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपने तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही का बेंच मनसूख कर दिया। अब रो रहे हैं पकड़ के, अपने रिटर्निंग ऑफिसर ने कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने कर दिया। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर बेचारे उनको पता नहीं था, हम उनकी नीयत पर शक नहीं करते, वो उनको ट्रेन की नहीं मिली, उनको तरबियत ही नहीं मिली, और फार्म गलत हो गया। फॉर्म 47 उसमें भरने में कोताही बरती गई, उसको टेक्निकल फॉर्म होता है वो टेक्निकल फॉर्म भरने में नाकाम हो गए, बदनामी भी होगी, इलेक्शन कमीशन बदनामी हुई, मुल्क की बदनामी हुई, और अमेरिका जैसे मुल्कों ने भी हमें एतराज कर दिया। ये एतराज कोई नहीं करता कि जनाब आपने लाहौर हाई कोर्ट की बेंच को तो क्यों आपने मुस्तरद किया, क्यों कदम करार दिया, ये कोई नहीं पूछता। ये सवाल है ना, समझना मैं ये चाहता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने फैसला किया कि रिटर्निंग अफसर जो हैं वो हाई कोर्ट से होंगे, जुडिशरी से होंगे। इसको रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। तो उनका क्या इंटरेस्ट था इसके अंदर, इसे रिवर्स करने का? कोई एतराज, कोई तौजीह तो बयान की होगी ना इस बात की? हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो वो पूछे, जो इसे अफेक्टेड हो गए, जो मुतासर हुए, वो सवाल करें उनसे, वो सवाल करें कि जनाब आपने एक अचानक जो है एक लोगों ने एतराज भी किया कि जनाब ये तरीके कार होता है। लोगों ने ये भी कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब,
आपने खुद एतराज किया था कि जब एक केस हाई कोर्ट में चला जाए और बेंच तश्कील दे दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से लोगों ने पूछा, वो लोग वकला ने जो थे, कि आपका ही फैसला लिखा हुआ हाथ से है कि आपने कहा जब फैसला आ जाए हाई कोर्ट में तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट को टेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन टेकअप भी किया, मुस्तरद भी कर दिया। और सारे देखते अब ये रिटर्निंग ऑफिसरों पर आप कुछ नहीं कहते। रिटर्निंग ऑफिसरों ने अपनी ट्रेनिंग ही नहीं मिल सकी उनको, और ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से फार्म 47 भरने में उससे खुदाई भी होगी, और टेक्निकल फार्म है। हम जैसे लोग तो खैर मैं तो कभी फार्म देखा होता है, लंबा और चौड़ा एक लंबा परफार्मा होता है, उसमें लिखना पड़ता है कि हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लिखना पड़ता है, उसमें टेंडर वोट, चैलेंज वोट, मुस्तरद वोट, रिजेक्टेड वोट, वो नहीं भर सका। वो रिटर्निंग ऑफिसर, उसको नहीं पता था, गलती हो गई उससे। तो ये इस वजह से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिटर्निंग अफसर लगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरेस्ट था कि जुडिशरी के अफसर ना ये कराएं इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर ये इलेक्शन कराएं। ये नतीजा निकाल रहे हैं आप इससे। अगर भाई तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब है, सब बड़े मोहतरम शख्सियत है, उनके विजडन क्या था जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया, उनके सामने क्या था, वो कोई सवाल का जवाब, वो वही तरीक कौन से बात कर सकते। समझनी चाहिए ना, हम तो वो हमें नजर आया था ये कैसे हो गया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो खत भी पेश किए पेशावर अपने इस्लामाबाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जनाब मैंने ये खत लिखे थे जुडिशरी को, तो जुडिशरी ने इनकार कर दिया। तो अब उसको अगर वो हुक्म जारी कर देते, ये कम अज कम खामोशी इख्तियार कर रहे थे। अभी लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए फुल 3 रुकनी या 2 रुकनी जज, 3 रुकनी गालबन वो बेंच बैठ गया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में, उसका इंतजार कर लेते कि फैसला आने दें। तो उधर कहा नहीं, ये तो जनाब इलेक्शन मुलतवी करने के ये बहानेबाजी हो रही है ताकि हमने भी टीवी तमाम चैनल पे कहा था कि हाँ, अगर ये फैसला हाई कोर्ट में जाता है, आगे जाता है, तो इलेक्शन 15 दिन के लिए मुलतवी हो सकते हैं। 8 फरवरी को नहीं होंगे, फिर 15 फरवरी को होंगे, ये हमने बार बार कहा, क्योंकि डायरेक्ट एक हाई कोर्ट का फैसला आएगा, जुडिशरी का ऑफिसर आएंगे और टेकअप करेंगे, जो भी करेंगे उसमें देर लगेगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने हुक्म जारी कर दिया, नहीं ये सब साजिश है इलेक्शन मुलतवी करने की। तो मैं इसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। और जो मेरा ख्याल है तमाम टीवी चैनल पर आता रहा, अखबारात में भी आता रहा कि जिसने लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशरी ऑफिसर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। ये तो बड़ी बातें हैं, कभी कभी किताबें लिखी जाएंगी, सामने आएगी बात क्या हुई है, लेकिन हमारे सियासतदानों को गहराई में जाके एक इदारों को बुरा भला कहने की बजाय, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहने की बजाय, उसकी ग्राउंड रियलिटी देखें कि जनाब कहाँ से जड़ कहाँ से आई है, क्या बात हो गई है। हम जो ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तो पता ही नहीं है कि इलेक्शन कैसे करवाया जाता है, वो तो अपने 144 लगाने में एक्सपर्ट है, ABJT 144 लगा देंगे, उसमें तो अंग्रेजी फटाफट अंग्रेजी लिखेंगे वो। लेकिन यहाँ उसको नहीं आएगा, फॉर्म 47 नहीं भर सका, फॉर्म 48 भरना तो बहुत डिफिकल्ट काम, वो तो खुदा का शुक्र ठीक है भर दिया उन्होंने, लेकिन जो जो हाथमी रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन फॉर्म 47 में गड़बड़ कर दी, नहीं पता था, फाइल नहीं हो गई। फॉर्म 49 इसलिए का मैं कहता हूँ इलेक्शन में इतनी वो बात नहीं है, इदारों की हमें तनकीद, इदारों को तो कोई ताल्लुक नहीं, ये तो रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग का ना होने की वजह से हुआ है। नहीं, तो ये फॉर्म 49 क्या होता है? 48 49 उसमें क्या लिखा हुआ होता है? हाँ, अब आप आगे आइए। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट फार्म 45 के बाद जो हमारे सियासतदानों के ऊपर से गुजर जाती है ना, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, वो ना अखबार पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं करते, को पता कुछ नहीं होता उन्हें, पता नहीं वकालत कैसे करते हैं, हमें यही पता नहीं लगता। अब फार्म 46 जो है वो अपने कामों में एक्सपर्ट होते हैं, कारपोरेट वकील होते हैं, ये इनकम टैक्स के बारे में वो वहाँ बड़े एक्सपर्ट होते हैं ये। बाकी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फार्म 45 के बाद वो 46 है। वो 46 फार्म का जिक्र नहीं कर रहे। वो 46 के फार्म में लिखा होता है कि जनाब बैलेट पेपर कितने इशू हुए, इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा, उसकी डॉक्यूमेंट होता है, उसकी रिपोर्ट होती है, वो किसी जिक्र नहीं कर। नंबर 2, रिटर्निंग ऑफिसर देता है इंतखाबी फरिश्त, वो कहते हैं कितनी सीरीज वाइज पे आपका इलेक्ट रोल इस्तेमाल हुआ, ख्वातीन का लिया था, मर्दों का लिया था, और कितनी जो है इलेक्ट रोल खाली बचा है, वोट नहीं आएगा, 48% 50% ही होता है ना, वो भी उसकी भी एक बड़ी अहम डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट होती है। और जब ये जाते हैं ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो फार्म
46 ही काम आता है कि जनाब इस हल्के में इतने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, इतने इस्तेमाल शुदा, इतने गैर इस्तेमाल शुदा, ये बैलेट पेपर कहाँ से आ गए फालतू। वो भी एक बड़ी एक धांधली को रोकना, टेम्परिंग को रोकना का बड़ा मौसर हथियार होता है फॉर्म 46, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। कि जब अच्छा 47 आ गया गैर हातमी नतीजा, 48 वो होता है, 48 होता है एक बहुत बड़ा परफॉर्मा होता है जिसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिजल्ट होता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे उसके मुताबिक उस इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके लिए जरूरी है जो फॉर्म 48 को जो उसको हातमी रिजल्ट उसको कहते हैं कंसोलिडेशन रिजल्ट, कंसोलिडेशन रिजल्ट था सेक्शन 95 के तहत। उसमें ये होता है कि वो उसने जिस कैंडिडेट होते हैं उनको बुलाया जाता है, सब कैंडिडेट जिनके नाम बैलेट पेपर छपे होते हैं, नोटिस जारी होता है, और वो होता है गैर हातमी नतीजा देने के बाद 48 घंटे के बाद 48 घंटे 2 दिन दिए जाते हैं ताकि रिटर्निंग ऑफिसर पर नोटिस जारी करते हैं। 48 और घंटे वो के बाद फॉर्म 48 इशू होता है। वो 48 करने के लिए 48 करने 48 फॉर्म 48 होता है उसके लिए 48 वो दो हाँ वो होता है ऑफिशियल रिजल्ट कहते हैं। जी हाँ, कंसोलिडेटेड रिजल्ट पूरी कंसोलिडेशन रिजल्ट, और उसपे उनका कैंडिडेट का होना लाजमी है या उनका एजेंट या पोलिंग एजेंट कैंडिडेट का उसमें दस्तखत करनी जरूरी है उसमें सारे दस्तखत कैंडिडेट। करते हैं। जी हाँ, राइट। ये तो अब इसलिए मैं आपको तारीखी बात बताऊंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट तारीखी मादा हुआ था एनआरओ में। एनआरओ जो मादा हुआ था बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो मुशर्रफ साहब के साथ एनआरओ किया था, उसमें ये भी जिक्र आया था कि जनाब आपने उस टाइम फार्म का नंबर था 17 नंबर, अब अच्छा हो गया 48। उनका जो फार्म 17 जो है वो तो हतमी वो आपने तैयार करके इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट के दस्तखत करवा के उसी वक्त उसके हाथ में देना है, उस पोलिंग उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर देने का मजाद है। ये एनआरओ का मायदा है सेक्शन 7 के तहत। वो ओके हमारा कानून बन गया, वो बाकायदा हमारा कानून बन गया, वो हमारा इलेक्शन एक्ट में उसका जिक्र आ गया। तो वो इसलिए कि ये अब फार्म तो वो उसमें तो किसी को शिकायत नहीं है, फार्म जो है ना उससे शिकायत नहीं है 48। वो कहते हैं जी जो फार्म 47 ही गलत बन गया, अगर फार्म 47 में टेम्परिंग हो गई हाँ तो फार्म ऑटोमेटिक उसमें मुतासर हो गया। तो जाहिर ये है। सब जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना आपके सामने कि जी आप भी तो आपने सुनी होगी तकरीरें हमारे कौमी असेंबली में फार्म 45 47 जो जो भी कोई हुकूमत का जो नुमाइंदा हलफ उठाने आता था, ये तो फार्म 47 की पैदावार है, तो वो एक नारा बन गया फार्म 47 जो है। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा स्कैंडल तो तो ये हो गया है। अब जो ये शिकायत चली गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो ये इसमें इन शिकायत को एड्रेस होने के लिए कितना वक्त दरकार है? इलेक्शन कमीशन बेबस इदारा है, मैं इसका सरबराह रहा हूँ। के आगे बेबस इदारा है। बस वो बेबसी ताकत दिखानी पड़ती है हमें, हमारी जरूरत नहीं थी कि जनाब कोई रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो आगे पीछे कर दे। वहीं से कमांड करते थे इस्लामाबाद से हम पूरे पाकिस्तान में ग्वादर से लेकर चित्राल तक, किसी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब तो यह है कि परवाही नहीं करते, बात ही नहीं कर रहे, सारे मामले में गड़बड़ हो रही है। और सबसे बड़ी हमारे जमाने में कितना आया था, टोटल 250 एप्लीकेशन आई थी कंप्लेंट की 2018 के इलेक्शन की, और वो भी 2 हफ्ते बाद खत्म हो गई। अब यहाँ तो इतनी आई है, मुझे कल मैंने पूछा इलेक्शन कमीशन से, मैंने कहा क्या मामला हो रहा है भाई, तो उन्होंने कहा जी सर क्या करें, हमारे पास तो हर आदमी हर हल्के से 150 दरखास्तें लेके आ गया हमारे पास, तो हम उसको जवाब देने में लगे हुए हैं, एक एक का जवाब देना, डिस्पोज ऑफ करना, फिर इसके बाद एक नया एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। हमारे वक्त में कभी कोई हाई कोर्ट ने मुदाखलत नहीं की, अब सब मामले हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट ही फैसले करती जा रही है। तो जिसकी वजह से रिजल्ट रुक गया, आपके सामने भी नहीं आ रहा, वेबसाइट पे भी नहीं आ रहा, जब रिजल्ट रुके रिजल्ट से रुके हाई कोर्ट ने रुकावट डाल दी। तो ये सारे मामले बड़ा एक मिसमैनेजमेंट हुआ है, और ये तो इलेक्शन जो है इसका आपके सामने आ गया, ठीक है हमारी असेंबली आ गई है, वफाकी हुकूमत बन गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये जो धांधली का या जो भी मजहब है फार्म 45 47 इसके लिए एक कमीशन बढ़ा दें,
एक कमीशन बैठा दें, इस पे सारा फैसला कर दें और सारे फॉर्म 45 भी देख ले, 47 भी देख ले, वेबसाइट पे तो दिखा दिए। कमीशन जो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन करे ना, तो एक कमीशन तो बना हुआ है जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, तो वो फैसला करे। यस यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन करना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्या किया? इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ा हथियार है, मैं बताऊं ना इनके पास क्या हथियार, उनके पास वो हथियार ये है कि जनाब आप जाएं, हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिए हैं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो सरकारी हैसियत है कानूनी, वो है कि 4 महीने में आपने देना है, अपना फैसले सुनाने हैं 4 महीने। तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, वो 4 महीने क्या 4 साल तक फैसले नहीं आते, नहीं तो बस फिर खत्म, ठंडे हो गए, बस खत्म बात हो गई। अब इसके बाद वो जाए, वो फैसला कर भी दें किसी के हक में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे दे देती है और 5 साल गुजर जाएगी, समाप्त नहीं हो। चक्कर लगा लगा के बोर हो जाता है, कहना छठो क्यों उठ जाइए, हो गया जो होना है जी। 4 महीने तो बंदा बोर हो जाता है। मैंने और खालिद साहब ने बैठ के बड़ा इस पे काम किया हुआ है, अब तो वो हाजी हो गए हैं, वो काजी खालिद साहब। अच्छा, वो इस पर हमें बड़ा यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था, हमने बड़ी इसमें सिफारिशें तैयार की थी, ये 2001 की बात है। तो उसमें बड़ा जबरदस्त काम किया था, मैं उस कमेटी का चेयरमैन था और खालिद साहब मेंबर थे उसके, और शौकत साहब थे हमारे ग्रेड ग्रेड 22 के, वो भी उसके मेंबर थे। बड़ा इस पे काम किया, बड़ा रिसर्च किया, यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था। तो ये भी आपने अच्छा किया, अपना अपना चैनल ले आए हैं, इसमें एक अच्छी वो खालिद साहब इलेक्शन के बारे में बड़े एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं, इसकी कमजोरियां भी जानते हैं। नहीं, तो हम भी इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे मामलात को देखते हुए इसमें बड़ी हम कमजोरियां हैं, इसके अंदर बड़ी रहेंगे। कमजोरियां हैं कि हल नहीं होगी, मेरे दोस्त, हल नहीं होगी। हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। एक हाँ, चीज बता रहे हैं, वो नहीं इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं, कोई बात मैं नहीं। बदल रहा हूँ थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में क्या, वो क्या किस्सा था, हो नहीं, सकता है। मैं बता, मैं हमने बड़ा काम किया, इस पर बहुत काम किया, सारा काम किया, लेकिन मसला ये है कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक करा मामलात, लेना ताकि ये फॉर्म 45 46 47 48 से इससे जान छुट जाए हमारी। हमारे एक साबिक चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होने, कभी भी नहीं होना। तो या हमारे नहीं होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भी हमारे जो हमने जो फैसला हमारे कर लिया है। कोई ना कोई पहले आरटीएस बैठ गया, इसके बावजूद देखा ना, अब गवर्नमेंट मजबूर है ना, अब गवर्नमेंट क्या करे। जो दुश्मन मुल्क हमारे गिर्द लगे हुए हैं, उन्होंने 2 दिन 1 दिन पहले पूरे बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करके दर्जनों आदमियों को जान बे हो गए, शहीद हो गए। उसके रोकने के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान का मोबाइल सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम बंद करना पड़ा। अब ये देखें आप, वो बंद हो गया। शाम को 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, जब गिनती खत्म हुई, गिनती शुरू हो गई, 1-2 घंटे लगते, 1 घंटा लगता। तो 7 बजे के बाद मोबाइल को जो उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट भेजना था बैठे बिठाए, व्हाट्सएप के जरिए वो बंद हो गया, काम ही नहीं किया, खत्म हो गया। और फिर हमारी मैं तो कहता जो हूँ निगरान क्या उनसे। कहा, यदि दहशतगर्दी हो गई थी, हम क्या करें, हमने दहशतगर्दी बचाने के मुल्क का इलेक्शन बचाना है। उन्होंने उसका स्टेटमेंट देखिए आप, हमारे निगरान हुकूमत के, हमने तो इलेक्शन तो बचाना था या हमने मुल्क बचाना था। अच्छा, ये आप मुल्क में आप इलेक्शन मत भी कर देते, इलेक्शन कमीशन उस दिन कर्फ्यू लगा देते ताकि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये किस्सा ही ना हो। इस तो इन पहले इतना अच्छा सिस्टम बनाया था इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन मैनेजमेंट का। सर हमें, मैंने पूछा क्या हो रहा है, मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं बड़ा डिफेंड भी बहुत करता हूँ उनको, आउट ऑफ द वे जाकर डिफेंड करता हूँ। मैं इस इदारे का, मैं इंतहाई अहम पोस्ट पर रहा हूँ, तो मैं इसको डिफेंड तो करना ही करना है मेरे। तो ये सारी बात ये थी, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट बैठ गया। और उसके बाद एक अब निगरान हुकूमत से पूछे कि जनाब आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया, तो आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पूछा ही नहीं कि जब हम आपको बंद कर रहे हैं इंटरनेट, हम मोबाइल बंद कर रहे हैं, पूछा ही नहीं उन्होंने। अब हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने बड़ी सादगी में कह दिया जी हमारा इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वेब उसके ऊपर व्हाट्सएप पर। देखो भाई, जब हमारे घर के फोन बंद थे, व्हाट्सएप बंद था, और जब पोलिंग स्टेशन पर जब शुरू हुआ तो बंद था,
तो घबराहट तारी हो गई। अच्छा, फिर वो बाहर निकले कि चलो हम इन पर्सन जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट पेश कर दें, फारा 45 का पूरा इलेक्शन बैग। तो वहां बस सिक्योरिटी खड़ी हो गई, पुलिस। अरे जी, बड़ा दहशतगर्द आ गए हैं दाएं बाएं मुल्कों से, आपको जाना खतरा है, हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो वो तो अगले सिक्योरिटी के नाम, हाँ जी, सिक्योरिटी के नाम से 8 घंटे बैठे रहे पोलिंग स्टेशन पर वो, 8 घंटे। खतरा टला फिर जाके वो कहा जी खतरा पड़ गया जी, आगे दहशतगर्द आपको अगवा कर लेंगे। अब इसके बाद अब सारे मुल्क में रिजल्ट रुक गया। वो बेचारे जाहिर पोलिंग स्टेशन लेकर बैठे हैं, बेचारे रात भूखे न बेचारे पोलिंग स्टेशन पर। उसके बाद वो जब को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, बेचारे गए तो आगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास 350 पहुंच गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इकट्ठे ही सारे बैग लेके। वो बेचारा असिस्टेंट 17-18 ग्रेड का अफसर घबरा गया। वो क्या करता है, वो लेके वो आगे पीछे सारा मामला हो गया। तो जनाब ये तो गलती पर गलतियां होती गई है। इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? उधर अबड़ दबड़ बात की जाके। हाँ, बस मैंने बता दिया आपको सारा दोस्ताना माहौल में आपको। लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी है ना, फेडरल गवर्नमेंट को दहशतगर्द आ गए। अब आइंदा फिर कभी इलेक्शन आएगा तो फिर कोई ना कोई दूसरा कोई आ जाएगा नकाबपोश। आइंदा इलेक्शन के लिए कह रहा हूँ कि ये एक बात चली थी आज से 4-5 साल पहले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ले आए, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, बस ये आपकी बात दुरुस्त है, ये बड़ी सीरियस बात है, ये आपने दुरुस्त फरमाया। इसके मैं इसका बड़ा हामी था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं इंडिया गया, मैंने सारा सिस्टम देखा है इसका, और हमने इस पर बड़ी सपोर्ट किया इस पर। लेकिन ये इमरान खान साहब ने इसको मिस हैंडल कर लिया। मिस हैंडल कर दिया? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मिस हैंडलिंग की उन्होंने फरमान जारी कर दिया, शाही फरमान, कि जनाब 2023 में अक्टूबर 2002, अगर ये हालात ठीक रहते, ये बीच में हल्का बंदियां ना होती, मुश्तरका फतह को बीच में ना आता, ये इलेक्शन आपके अक्टूबर में हो जाने थे, 8 अक्टूबर को 2023 को। तो उन्होंने कहा कि जो 2023 में जो इंतखाब हो रहे हैं अक्टूबर में, तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गई और वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी सबको, सब फरमान जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को कहाँ से ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से होगा, क्या उसका डिवाइस होगा, क्या उसका सारा साउंड सिस्टम, क्या सिस्टम होगा, सारा अंदर का जो भी होता है सॉफ्टवेयर क्या होगा, नहीं आपको कोई ताल्लुक नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी करेगी, आपको कोई ताल्लुक नहीं। और मैंने ऑर्डर दे दिया है 50 अरब में, हाँ कोई 5 अरब नहीं 75 अरब रुपया भी मैंने दे दिया, एलोकेशन कर दिया। दुबई से कंपनी आ रही है। अच्छा, तो और वो सब कर देगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कौन होते हैं उस वक्त? आगे आगे बताता हूँ मैं, सारा ये मैं शामिल करना सारा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हु आर यू, आप कौन होते हैं, क्या हैसियत है आपकी, इलेक्शन हमने करवाना है, हमें पता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किधर से आ रही है, कौन ऑर्डर दे रहा है, टेंडर कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, टेंडर मैंने माफ कर दीजिए, कोई टेंडर वेंडर नहीं होंगे, ये काम। उस पर इलेक्शन कमीशन की और गवर्नमेंट की लड़ाई हो गई। जब उन्होंने शदीद मुखालफत की तो आज उस बात इनका इलेक्शन कमीशन को मैं नजर आतिश कर दूंगा अगर मुखालफत की तो। उनका अच्छा अदब को तलब किया उसको, तो हाथ जोड़ के पाँव पकड़ लिए। वो सारे मामले जो थे फवाद चौधरी, वो भी बातें, जब हुक्म जारी किया, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा अच्छा झंडे वाली गाड़ी भी आओगे, बगैर झंडे जाऊंगा, फिर माफी मांग ली, खत्म हो गया सारा सियासत का कश्मीर। खान साहब के जो मुशीर और वजीर थे, संजीदगी से करना चाहिए। नहीं यू राइट, मैं आपसे एग्री करता हूँ, 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। इन हालात में आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले, यू आर राइट। हम भी अंडरस्टैंड कि यही तरीका था कि जिन्होंने इलेक्शन कराना है उनसे कहा जाए कि जी आप लोग इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट करवा लें, कोई ऑर्डर प्लेस कर दें, कोई भी संजीदा आदमी सामने बात आ गई। नहीं यू आर राइट, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अब इन हालात में ठीक है, खर्चा तो बहुत होगा, 50 खर्च का खर्चा है,
लेकिन आइंदा ये खर्चे बच जाएंगे ना, हमारे बैलेट पेपर के सारे खर्चा वर्चा बच जाएगा, बराबर काम हो जाएगा और खर्चा जो है कोई बात नहीं, मतलब ये आइंदा नहीं करा देना इलेक्ट्रॉनिक मशीन मशीन्स हाल लगी यही रहेगी। आई वंडर हाँ जी, कि एटीएम मशीन्स लगी हुई है, थंब इंप्रेशन तो वो भी लेती हैं, आई डोंट नो उनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सेम मशीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड, आई एम नॉट श्योर मे बी मुझे तो नहीं आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि बायोमेट्रिक भी कराएं, आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बायोमेट्रिक भी करवाएं ताकि बिल्कुल बिल्कुल गलती का मकान ना रहे। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पेपर वाली हो, इंडिया में पेपरलेस है, लेकिन हमारे यहाँ जो मतलब ये वो जैसे वो एटीएम से वो अपनी रसीद निकल आती है, वैसे आपकी वोट की रसीद भी निकल आए, या जैसे एटीएम कार्ड होता है, एटीएम से आप देखते हैं स्लिप आ जाती है, इसी तरह की स्लिप आ जाती है, बिल्कुल स्लिप वो उन्होंने बनाई और वो जनाब इसको पाकिस्तान में बन सकती है और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन भी बना सकता है। ठीक है, खर्चा तो आएगा, नहीं मेरा ख्याल है कि एटीएम मशीन के अंदर अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले तो मशीन्स तो ऑलरेडी है और वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी उनमें इंस्टॉल्ड है। बस मैं आपसे हमारा पॉइंट जो है कि हमारे जो है ये 45-47 की बारे में बकायदा पार्लियामेंट में कमीशन बैठा दें। पार्लियामेंट अब तो पार्लियामेंट बन गई है, वज़ीर आज़म भी आ गए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हो गए हैं, कि बैठ के अपना एक पार्लियामानी कमीशन बनाएं और जुडिशरी को निकाल दे बाहर, जुडिशरी ना लेके आए, अपनी पार्लियामेंट के अंदर बहस करें, पार्लियामेंट में कमीशन बैठा दें और फार्म 45-47 सामने रखें, 1 महीने में उसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी। और जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने ये इसमें इतने को बड़े एक्सपर्ट नहीं चाहिए, जमा मतलब टेबुलेशन ही करनी है ना, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, हम पहले जरा टाइम हमारा ज्यादा हो गया। ये जब इलेक्शन डिले हुए थे मई में, जब हुक्म आया था कि कराया जाए, तो उस वक्त कहा गया था कि मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो वो बात तो आई गई हो गई बीच में, मर्दमशुमारी तो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, आज काफी हमारी तो हो गई है ना। अब इसके बारे में सबसे हमारा आज आपकी वसातत से, आपके चैनल के वसातत से हमारा तो यही ख्वाहिश होगी कि आप इसको, इस गर्दान को खत्म करने के लिए 45-47 एक कमीशन बना दें, पार्लियामानी कमीशन बना दें, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस की मशावरत से, और एक कमेटी बना के उसमें 1 महीने के अंदर अंदर बड़ा सिस्टम आ चुका है, डिजिटल सिस्टम आ चुका है, वेबसाइट भी आ चुकी है, उसमें फार्म 45-47 का कंपैरिजन कर लें, गलती कहाँ हुई है, बस अगर जिस रिटर्निंग ऑफिसर से गलती हुई है आप उसके खिलाफ एक्शन ले लें ताकि वो आइंदा गलती ना करे। हमारे ब्यूरोक्रेट बड़े बुज़दिल होते हैं, जो इन पर हाथ डाला वो सब कुछ बता देंगे कि किसने करवाया। ये तो वादा वाक बनने में देर नहीं लगाते, 5 मिनट में वादा वाक बन जाते हैं। इसलिए आप इनको बुलाएं, तलब करें, पूछे, सारा पता चल जाएगा, वरना ये सारा 5 साल तक इसी तरह चलता रहेगा। फार्म 45-47 की दुनिया भर में मशहूर हो गया। अब ये कौन सा निकाह नामा है, ये 45-47 तो बहरहाल आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, इंशाल्लाह इसमें और भी मजीद हम फर्दर डेवलपमेंट कर लेंगे। हमें बहुत बहुत शुक्रिया